Thank you so much. May I now request Professor Manroop Singh, Pro Vice Chancellor, IGNOU, to please address the august audience. Please, sir. माँ शारदे को नमन, भगवान बिरसा मुंडा और इस मरुधरा की पावन भूमि को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हम इस सभागार में प्रोफेसर जनक सिंह जी, सोडी जी और अम्बेडकर जी और इनकी टीम के बदौलत उपस्थित हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ है उसमें बहुत ही लोकप्रिय विषय इन्होंने चुना है, भारत में लोक प्रशासन, परिवर्तन और चुनौतियाँ। हमें आज़ादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए हैं और आज़ादी से पहले की स्थिति देखें, जब हम औपनिवेशिक काल में थे तो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था और आज की प्रशासनिक व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारी घटनाएं उस समय की हमें याद आती हैं जब प्रशासन की संवेदनहीनता के उदाहरण राजस्थान में मानगढ़ धाम की घटना, जिसमें 1500 लोग मारे गए थे और वो एक मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के मार्गदर्शन में धोनी पर विचार विमर्श कर रहे थे और निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। जलियांवाला बाग की घटनाएं, ऐसी लाखों घटनाएं उस आज़ादी के मूवमेंट में हुई थी और उसमें विदेशी जो ब्रिटिश लोग थे उनके निर्देशन में हमारे भी लोग संवेदनहीन बने हुए थे। लेकिन 1947 में जब हमने आज़ादी प्राप्त की थी तो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सरकार के सामने थी कि प्रशासनिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल कैसे बनाया जाए, और इसके लिए बहुत सारे प्रयास हमारे देश में 1947 के बाद हुए हैं। कई आयोग बने हैं, समितियां बनी हैं और उनके रिपोर्टों को क्रियान्वित करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को एक जवाबदेह लोकतांत्रिक स्वरूप देने का प्रयास हमारे देश में हुआ है। लेकिन आज भी बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं, काफ़ी परिवर्तन होने के बाद भी जिस तरह की कल्पना हमने 1947 में की थी और कि हमारा एक बहुत बढ़िया दुनिया में सबसे अच्छा शासन होगा, जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और जनता के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से समर्पित रहेगा। राजनीतिक कार्यपालिका निर्णय बनाती है लेकिन उनको वास्तविक धरातल पर परिणाम के रूप में लाने का भूमिका में प्रशासन होता है। और प्रशासन में केवल जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही नहीं है कि सामान्य कर्मचारी से लेकर के और ऊपर तक मुख्य सचिव तक की उसमें किसी न किसी रूप में भूमिका रहती है। किसी भी देश में यदि हम सही रूप में जन कल्याणकारी शासन, हम महात्मा गांधी ने जो सपने संजोए थे कि हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, शासन में किसी को भी परेशानी नहीं हो, सबको मान लो शासन की संवेदना मिले, उनको प्रति वो हमेशा जागरूक और सतत प्रयास रहे, ऐसा वो सोचते थे और अन्य लोग भी सोचते थे। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी हमारे यहाँ हैं और इसलिए उनमें आज के हिसाब से परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। हम पंचायती राज का उदाहरण लें
एक बहुत ही बड़ा लोक कल्याण का विकेंद्र शासन का स्वरूप है, लेकिन उसकी योजनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को वास्तविक धरातल पर लाने में बहुत सारी चुनौतियां हैं और भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। इसलिए जो भी बजट उपलब्ध होता है उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता। उसके लिए कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से भी लोग जवाबदेह हैं और उसमें प्रशासन के लोग भी जवाबदेह हैं, और इसलिए इसमें आज एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। आज भी हमारे देश के अंतर्गत हम देखें तो जो वन क्षेत्र है या आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ भी बहुत चुनौतियाँ हैं। उनके लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन वो कल्याणकारी योजनाएं वास्तविक धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। मैं सैकड़ों छात्रावासों में गया, वहाँ मैंने अनुभव किया कि जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह का वातावरण उन छात्रों में, विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, वो वातावरण वहाँ नहीं है। और आजकल तो कई तरह की नई समस्याएं हो गई हैं कि हमारे देश से तोड़ने के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं, और नेपाल के काठमांडू और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक इस पूरे बेल्ट को भारत से अलग करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। ज़बरदस्ती नक्सलवाद के आगोश में उनको लिया जाता है और उनको पढ़ाई की जगह बंदूक पकड़ा दी जाती है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, और उसमें प्रशासनिक भूमिका भी जिस तरह से संवेदनशील होनी चाहिए, वो संवेदनशीलता का अभाव देखने को मिलता है, और इसलिए उन लोगों को इस तरह से नव युवकों को भ्रमित करने के अवसर मिले हैं। तो प्रशासन को जवाबदेह बनाने की आज बहुत आवश्यकता है। इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री 17-18 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं सरकारी ऑफिसों में काफ़ी तो ऐसे हैं कि वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ करते हैं और जो उनका दायित्व है उसको पूरा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो ऑफिस में काम नहीं करते, इधर उधर घूमते हैं। और हम शिक्षण व्यवस्थाओं में भी इस तरह का देख रहे हैं कि शिक्षक का जो मूल काम है और जिस तरह की व्यवस्था हमारी गुरुकुल पद्धति में थी, उसे को हम छोड़ करके और भारतीय मूल्य और परंपराओं को हम त्याग करके आज जिस दिशा में बढ़े हैं, उससे हम बहुत तरह की समाज में समस्याओं को भुगत रहे हैं। उन समस्याओं का समाधान यदि हमें देखना है तो शिक्षा प्रणाली को हमें परिवर्तित करना होगा। मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था दी थी वो हमारे मूल्यों को ध्वस्त करने वाली है, वो हमारी संस्कृति और हमारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुनः जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें संस्कार हम पैदा करते थे और वो संस्कारवान युवा पीढ़ी हमारे सामने आती थी तो वो समाज व्यवस्था को एक अच्छी दिशा में ले जाती थी। रामराज्य की कल्पना भी वो जो की गई थी वो गुरुकुल से ही शुरुआत हुई थी, इसलिए हमें पुनः उस दिशा में जाना चाहिए। हम शिक्षा जगत की यह महान हस्तियाँ बैठी हैं और वो ये 2 दिन यहाँ विचार विमर्श करेंगी और उनके विचारों से निश्चित रूप से हमें बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं और इनको हम व्यवहार में क्रियान्वित करने के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो देश में आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके प्रति मन में सच्ची श्रद्धा हम व्यक्त कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर मनरूप सिंह जी। इसी श्रृंखला में मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री रामेश्वर जी सेवाती जी को कि हमारे साथ वो अपने विचार साझा करें। लगाना पड़ेगा। जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय बिरसा मुंडा। ने मेरे को बुढ़ापे से वापस जवानी में ला दिया। मैं
किन शब्दों में व्यक्त करूं, इसलिए मैं शब्दों को विराम देता हूं। मैंने जीवन में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन भाषण हुआ है, कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आज पहली बार हमारे सामने, आपके आंखों के सामने एक चित्र है, आदिवासी। क्या वास्तव में हम यहां बैठे हैं वो आदिवासी हैं या पाखंडवादी हैं? ये फैसला जिस दिन हो जाएगा, भारत जगतगुरु कहलाएगा। क्या वास्तव में भारत जगतगुरु था? मैं नालंदा भी गया हूं, नागार्जुन भी गया हूं, सारा देखा है। हम आज की तारीख में दकियानूसी से ऊपर नहीं उठे, हम जड़ पे नहीं। माओ तुंग ने क्या कहा जब उसकी माँ बीमार हुई तो वो रोने लग गई। बोले माँ रो क्यों रही है? बोले बेटा इसलिए रो रहा हूं कि मैं बागवान का काम करती हूं, बगीचा सूख जाएगा, पानी कौन देगा? तो उसने कहा मैं नौजवान बच्चा हूं, बेटा हूं तेरा, बागवान बगीचे को नहीं सूखने दूंगा। माओ तुंग ने पानी दिया और मैंने 2 महीने बाद में उसकी माँ जब ठीक होके गई तो जोर से रोने लगी। माओ तुंग पानी दे रहा था तो बोले माँ रो क्यों रही है? बोले बेटा बगीचा सूखा दिया कि पानी देते देते ही सूखे तो मैं क्या करूं? अरे बोले नालायक, पत्तों को, फलों को पानी दिया, जड़ को सुखा दिया। हमने आदिवासी को और किसान को मार दिया, देश कहां से बनाओगे? जब हमने भारत के संविधान की डिबेट को नहीं पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चलाओगे? हमको जड़ पे जाना पड़ेगा। और अगर जड़ पे चले गए, इससे बड़ा कलंकित उदाहरण क्या हो सकता है कि दुनिया में 921 नोबेल पुरस्कार बटे हैं। भारत की जनसंख्या 17% है, जिसमें 121-25 नोबेल पुरस्कार होने चाहिए। हम कितने में सिमट गए? किस योग्यता की बात कर रहे हैं हम? कहां हमारा अस्तित्व है? आज नौजवान हमारा साधन संपन्न हो गया, वो विदेशों में चला गया, यहां देश में बचा क्या है? ताली हिलाना, मंदिर बनाना और मंदिरों के नाम से पूंजी इकट्ठे करना, देश को बर्बाद करना, ये हमारी सभ्यता बच गई है। इसलिए आप नौजवान पीढ़ी को मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे को मौका दिया और दोबारा कभी मौका होगा तो मैं ढंग से बात करूँगा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, आपने सबको याद दिला दिया कि हम सभी जवान हैं। Justice N.N. Mathur for his address. He is former Vice Chancellor, NLU Jodhpur. May we have a couple of words to do, sir? Thank you so much. आज के इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मनरूप सिंह जी, प्रोफेसर जनक मीणा जी, प्रोफेसर अंबेडकर जी, प्रोफेसर रेगर साहब और सबसे प्रमुख आदरणीय रामेश्वर जी, आज मुझे जो यहाँ आने का न्योता दिया उसके लिए तो मैं आभारी हूँ प्रोफेसर जनक जी का, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इस बात का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आते ही देश के बड़े बड़े विद्वान लोगों से मेरा परिचय करवाया। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए। जिस तरह से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है,
वो अपने आप में गुड गवर्नेंस की एक मिसाल है। उसके लिए जनक जी को बहुत बहुत बधाई। मुझे तो लगता है कि अगर इसी तरह से आप कॉन्फ्रेंसेस करते रहे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि उनको एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाना चाहिए। ये तो बहुत छोटा पड़ेगा उसके लिए। आज जो उनको सम्मानित किया गया है, अवार्ड मिले हैं, वे सभी आदरणीय हैं और मैं उनको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। डॉक्टर जनक जी को और कुलदीप जी को भी उनकी जो पुस्तकें का आज विमोचन हुआ है उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो विषय है जिसके पर कॉन्फ्रेंस की जा रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, चेंजेस एंड चैलेंजेस। अब आप सब लोग इस विषय के ऊपर बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत पढ़े हैं और पढ़ाया है। मैं कुल जो समझ पाया, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा ऐसा विषय है कि मैं इस पे क्या बात करूं। आज जितनी किताबों का विमोचन हुआ है, ये अगर मेरे पास होती तो शायद मैं अपने भाषण को थोड़ा ठीक कर सकता, ज्ञान प्राप्त होता। लेकिन कुल टोटलिटी में मैं समझ पाया हूँ कि आज का सवाल है इससे गुड गवर्नेंस। यही बात मेरे पूर्व वक्ता भी कर रहे थे इसके बारे में। राजा जी के बाद में ख़ास तौर से प्रजातंत्र के अंदर कैसी शासन व्यवस्था हम दे सकते हैं। मैं अपनी कुछ बात कहूँ उसके पहले मैं कुछ बातें, कुछ 10-15 रोज पहले भारत के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी ने IAS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम में एड्रेस करते हुए गुड गवर्नेंस की बात की और उन्होंने उसके में 4 बातें उन्होंने बताई। मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस हमारे देश की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जड़ है। यही बात अभी मनरूप सिंह जी साहब ने भी कही और रामेश्वर जी ने कहा कि आपको जड़ पे जाना पड़ेगा। बिना जड़ के इसको समझे हुए आप नहीं कर सकते। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आपको लोगों से जुड़ना होगा। ये दूसरी बात महामहिम ने कही और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आदिवासी सेंटर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, बड़े गर्व की बात है देश के अंदर एक आदिवासी महिला इस राष्ट्र की राष्ट्रपति हैं। तो उनकी जो 4 बातें हैं मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। उन्होंने बिल्कुल वही गूढ़ बात कही है जो किसी भी आदिवासी लीडर से, किसी से आप सुने। तीसरी बात उन्होंने कही, उसके लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, IAS के लिए अफसरों कहता है कि इगोइस्ट है। तो ये मैसेज प्रेसिडेंट ने दिया, उसके लिए आपको विनम्र बनना होगा, उनके साथ संवाद करना होगा, उनकी भलाई के लिए काम करना होगा, तभी एक अच्छी शासन व्यवस्था आप दे पाएंगे। चौथा उन्होंने कहा कि संवैधानिक स्तंभ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को जिम्मेदारी से काम करना होगा। दैट इज़ व्हाट यू टॉक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। और किस तरह से, तो उन्होंने तीनों संस्थाओं के लिए कहा, किसी को नहीं बख्शा और कहा कि आपको किस जिम्मेदारी से आप ये सारे काम करेंगे। मैं इसी में चौथी संस्था को जोड़ना चाहूँगी जो महामहिम ने नहीं कही, और जो एस्टेब्लिश है उसके साथ प्रेस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमारा देश, अभी हम कई बात प्रेस के बारे में बात करें ना करें, लेकिन सोशल मीडिया और प्रेस किस तरह से देश में चल रहा है और किस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।
अब जब कहा जाता है कि जड़ से जुड़िए, जड़ की समस्याओं को देश को समझने की कोशिश करिए, तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 2-3 इलस्ट्रेशन, समस्याएं बहुत हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इलस्ट्रेटिवली 2-3 इश्यूज़ को लेना चाहूँगा। जोधपुर शहर के अंदर कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा कि साहब यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और ये कहा गया कि साहब ये जो बजरी के जो हैं, इनके यहाँ गैंग बने हुए हैं, इनके गैंगवार होती है। बजरी केवल ये जोधपुर की समस्या नहीं है, ये बंगाल की भी समस्या है, तमिलनाडु की भी समस्या है। मध्य प्रदेश में तो कुछ सालों पहले एक ट्रैक्टर चढ़ा दिया किसी बहुत बड़े अफसर के ऊपर, जो एसडीएम वहाँ थे, उनको मार दिया, कई पुलिस ऑफिसर मारे गए। तो क्या ये बजरी की समस्या लॉ एंड ऑर्डर की, एग्जीक्यूटिव की समस्या है? क्या ये लेजिस्लेचर की समस्या है? क्या ये जुडिशरी की समस्या है? बजरी की समस्या को आप इस तरह से देखें कि जब आप कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बड़े बड़े हमने सड़कें बना ली हैं, आप कहते हैं कि कोर्ट्स कई सारी बात करती हैं, कोर्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में आ रहा है, तो ये बिना बजरी के कैसे आ रहा है? कोई भी मकान बना रहे हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है, आपको बजरी चाहिए। लॉ प्रोहिबिट करता है कि नहीं, आप बजरी जो है कहाँ मिलती है, नदियों में, और वहाँ से आप उठा के ला रहे हैं। तो आपकी जो प्राकृतिक संपदा है और उसके साथ वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी समस्या है। लेजिस्लेचर ने कानून बना रखा है, पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है, ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है, तो वो हमेशा आदेश देता है कि ये एक्सकेवेशन बंद करो, ये माइनिंग बंद करो, इसकी सारी समस्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि आप कि इसे ईगो कहते हैं कोर्ट का, ये है कि आपने हमारे आदेश की पालना नहीं की, 300 करोड़ का सरकार पे जुर्माना, दूसरी सरकार पे 500 करोड़ का जुर्माना। आखिर इस व्यवस्था को समझें। लेजिस्लेचर ने अपना कानून बना के माइनिंग का छुट्टी करके चले गए, एग्जीक्यूटिव ने इसको क्या समझा है? एक तरफ कोर्ट की डांट आती है कि आप ये बंद करो, दूसरी तरफ कोर्ट खुद अपने भेजते हैं कि हमको यहाँ पे 1000 ये बिल्डिंग चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो बिना बजरी के तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट कहाँ से बनेगी? सरकार को देखते हैं तो सरकार भी कहती है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों के अरबों के टेंडर दे रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ना। तो फिर क्या ये बजरी की जो रोज़ मारपीट हो रही है, सिपाही पकड़ रहे हैं, क्या ये केवल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? तो बजरी समस्या क्या लेजिस्लेचर की है, एग्जीक्यूटिव की है, या जुडिशरी की है? क्या इसके ऊपर इतने बरसों के अंदर कभी चिंतन किया गया है? इसलिए महामहिम ने समझा कि बात को पूरा समझा करो, अपनी बात को छोड़ करके चल देते हो, उससे शासन व्यवस्था नहीं होती। आप गहराई से समझिए। अगर कानून बनाया है तो लेजिस्लेचर में, संसद के ऊपर या विधानसभा में इसके ऊपर पूरी डिबेट क्यों नहीं होती? क्या आज तक कभी बजरी के ऊपर जो आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर रहे हैं, संसद ने कभी इसके ऊपर डिबेट किया? क्या एग्जीक्यूटिव ने कभी इसके ऊपर विचार किया कि एक तरफ हम करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, टेंडर इनवाइट कर रहे हैं, तो बिना बजरी के कैसे बनाएंगे? क्या जुडिशरी ने कभी इसके ऊपर विचार किया है कि हम खाली आदेश दे दिया, हमारे आदेश के कंप्लाई नहीं की, 300 करोड़ का जुर्माना लगा दिया? ये भी एक ईगो है। तो ये विषय है जिस पे आप दो रोज कभी हों तो मेरा आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर विचार करें कि शासन व्यवस्था की आप जब बात करते हैं, एक गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ये एक इशू। अभिमन्यु सर जी ने बताया शिक्षा क्षेत्र के बारे में, गवर्नेंस के अंदर शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है।
आप सब शिक्षक यहाँ विराजे हुए हैं, आपका शिक्षा से क्षेत्र हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, सारे हैं। आपने ये भी कहा कि मेकाले की जो ये शिक्षा पद्धति है ये देश को कब तक और कहाँ तक ले जाएगी। मैं सआदर कहूँगा, उस मेकाले को तो इंग्लैंड तो भूल गया कौन मेकाले था, लेकिन जितना आज़ादी के बाद मेकाले को जिंदा रखा है, किसी को माई पकड़ा दो आप, भले ही वो जज हो, भले प्रोफेसर हो, कोई हो, मेकाले को याद किए बिना नहीं रहते, क्योंकि भाषण के लिए कुछ बीच में बोलने को मेकाले की ज़रूरत होती। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी 1947 में, उसके बाद 75 साल के बाद अंदर जितनी ज़बरदस्त मेकालेवादी हुई है उतनी पहले कभी नहीं थी। आज की शिक्षा पद्धति, आज की यूनिवर्सिटीज़ पूरी मेकाले की है। इंग्लैंड भूल गया मेकाले को, कहीं जाके पूछ लो मेकाले का ही नाम सुना तो वो नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ मेकाले आज तक जिंदा है। तो मैं इस बारे में देख रहा था, आज़ादी के बाद देश के अंदर IITs बने, कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस बने, और आज भी हम कहते हैं अमेरिका के अंदर हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं, और अमेरिका की जो भी तरक्की है हमने IIT से स्टूडेंट्स दिए। ये तो पंडित नेहरू का सोच था, उनका बहुत बड़ा विज़न था कि उन्होंने ऐसी IITs 1952 के अंदर से बनाई, अर्शी बनाई, और आज इसको इस क्षेत्र में कि वो संस्था क्या नहीं है, लेकिन जो बेस्ट स्किल था कंट्री का, संस्था से ज़्यादा ये है कि जो अमेरिका हमारे यहाँ से उठा के ले जा रहा है और जो इंग्लैंड भी ले गया, वो था कि आपके अंदर जो बेस्ट ब्रेन है। आज भी अच्छी इंस्टीट्यूशन है। जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ बनी 1983 में बात करना शुरू किया, आई वॉज मेंबर ऑफ द लीगल एजुकेशन कमेटी, जिन्होंने कंसीव किया आइडिया कि हमको लॉ यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए। उसमें बड़ी मजाक उड़ी कि लॉ तो शाम को 2 घंटे पढ़ते हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती है, क्या लॉ को सारे दिन पढ़ा जाएगा, और क्या इसकी एक यूनिवर्सिटी हो सकती है। बड़ी मखौल उड़ाई गई इस बारे में, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचा तो उसमें एक सबसे बड़ी बात जो आई, लीगल एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह साहब थे, जो अपने आप में बहुत ही विद्वान आदमी थे। उन्होंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए लॉ की भी, और यूनिवर्सिटी का मतलब जो है ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए। मैं मेकाले को और आज की पद्धति को इस तरह से देख के बता रहा हूँ आपको कि आज आप इस पर चर्चा करिए, क्या यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी है? आखिर यूनिवर्सिटी है क्या चीज़? हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं। अगर विश्वविद्यालय, विश्व हटा लो इससे, तो खाली विद्यालय ही तो हैं, कॉलेज ही तो हैं। किसने कहा आप ये कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज़ बनाओ? आज कॉलेजेस ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं यूनिवर्सिटीज़। हर महीने तनख्वाह के लिए और पेंशन के लिए भीख मांगने जाना पड़ता है। आज इस दयनीय स्थिति में देश के विश्वविद्यालय पहुंच गए। 1957 के अंदर फ्रैंकफर्टर जज थे सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ ये इशू आया कि यूनिवर्सिटी है क्या चीज़। तो उन्होंने उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए। ये 3 बातें जिसमें होगी वो विश्वविद्यालय है, और जिनमें ये 3 बातें नहीं हैं वो विश्वविद्यालय नहीं है। तो 3 बातें थी। उन्होंने कहा whom to teach, किसको पढ़ाओगे, यानी एडमिशन किसको ले देंगे, व्हाट टू टीच, क्या पेडागॉजी होगी, क्या सिलेबस होगा, ये यूनिवर्सिटी का विषय है। हु टू टीच, कौन पढ़ाएगा,
अरे आप सिलेक्शन की बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स का ऑक्शंस होता है जैसे आईपीएल में होता है। वे नहीं होता है कि इतने साल का प्रोफेसर कितना रिसर्च वर्क किया, जोड़ बाकी गुणा भाग लगा के कहा ये टिक कर दो ये प्रोफेसर बन सकता है। प्रोफेसर बनता है परसेप्शन से, तब कहते हैं कि यार ये प्रोफेसर है हमारे यहाँ आना चाहिए। कि क्या पे स्केल होगा, पे स्केल नहीं, भाव बोलो आज मुझे तो यही प्रोफेसर चाहिए, कितने लाख देने पड़े, करोड़ रुपया देना पड़े, हमको इस यूनिवर्सिटी में यही प्रोफेसर चाहिए। ये एक बड़ी बात थी। अब आप देखें मैकाले के 1947 वो बेचारा गया, आपने यूजीसी बनाई, डॉक्टर राधाकृष्णन का आइडिया था। उन्होंने कहा भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ये काम नहीं कर सकता पूरा यूनिवर्सिटी को मैनेज करने का, तो उन्होंने इसको एक फाइनेंशियल बॉडी बनाई कि ये इतना करोड़ रुपया पैसा तुमको दिया, तुम देखो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बने, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बने मतलब ऑटोनॉमी हो उनकी। तो वो एक फाइनेंशियल बॉडी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन थी। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिसको अधिकार मिल जाए वो दादा हो जाता है। अगर मेरे को आज एक खतौनी की कॉपी चाहिए तो पटवारी के यहाँ मुझे 1 महीने चक्कर लगाना पड़ता है कि क्या समझ रखा है तेने। तो हमारे यहाँ किसी भी अफसर से कहीं से कोई काम पड़ जाए, अभी मीना साहब कह रहे थे कि वो कोई ग्रांट तो मिल गई मुझे, तो काम चला रहा हूँ लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में फ़ाइल खिसकानी हो तो 1 महीना लगेगा। तो आपकी शासन व्यवस्था खुद की आप देख लीजिए, आपकी व्यवस्था कैसी है। अब यूजीसी हिंदुस्तान में एक ऐसी बॉडी हो गई यूनिवर्सिटी के ऊपर जो सर्वोच्च दादागिरी हो गई। वो ही तय करते हैं ये जो तीनों बातें हैं कि कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ाएगा, कि क्या सिलेबस होगा, उसकी वो तय करते हैं। और यहाँ तक कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, कोर्ट सारे आ जाएं जो वायलेशन ऑफ यूजीसी रूल। अरे मैं यूनिवर्सिटी हूँ, कौन यूजीसी, तुमको पैसा देना हो तो दो, नहीं तो घर जाओ। यूजीसी इतनी बड़ी चीज़ क्या हो गई है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक फाइनेंशियल बॉडी है, एक मॉडल रूल्स बना सकती हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल बनाई आपने, जब आपने एक सीनेट बनाया, एक सिंडिकेट बनाया, तो ये सारे तय करेंगे कि हमारे एडमिशन के रूल क्या होंगे, हमें किस क्वालिटी के स्टूडेंट चाहिए। यूनिवर्सिटी में पीएचडी क्या करेगा तो यूजीसी कहेगी, कभी कहेगी नेट कर लो, कभी यूं कर लो। किसी का अपॉइंटमेंट हो गया तो एंटी करप्शन भाग जाता है, सर इसकी पीएचडी गलत है। आर वी इन द यूनिवर्सिटीज़? क्या ये यूनिवर्सिटी, किसकी औकात है यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाए? Nobody can enter in the university. It is the autonomy of the university. आप देश के अंदर नहीं घुस सकते, वैसे कोई पुलिस अथॉरिटी या कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी यूनिवर्सिटी में नहीं घुस सकते। यूजीसी को बात करनी है, फाइनेंस का करना है तो कर लो, उसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, ये आप इसके ऊपर भी विचार करें कि, क्योंकि मेरा ये मानना है, अब आप देखिए ये केवल सरकार पर रिस्पॉन्सिबल नहीं, यूजीसी में भी आप ही के मित्र प्रोफेसर्स बैठे, इसके लिए सरकार को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। आप ही का एक प्रोफेसर यूजीसी का चेयरमैन है, आप ही का प्रोफेसर एक वहाँ पर वाइस चेयरमैन है, आप ही का प्रोफेसर सेक्रेटरी है, वही मेंबर बैठे हुए। अब राजस्थान में बात हुई, अभी चर्चा चल रही है कि एक अम्ब्रेला एक्ट लाएंगे। अब ये होगा, और रिपोर्ट किसने दी? ऐसे वाइस चांसलर जो क्लेम करते हैं कि वो 3-3 साल वाइस चांसलर रहे हैं, उनका खूब पब्लिश्ड वर्क है, वो ये कहते हैं कि हम ऐसी अम्ब्रेला एक्ट के अंदर राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटीज़ का अंदर एक करके अम्ब्रेला में ले आएंगे और उसके बाद में कॉमन सिलेबस होगा, एक दूसरे के ट्रांसफ़र हो सकेंगे। मैं नहीं जानता, उन महामहिम बड़े प्रोफेसर से पूछना चाहता हूँ कि फिर ऑटोनॉमी क्या हो? फिर आपने और सरकार कहती है कि चांसलर के पास जो पावर है
ये मिसयूज़ कर रहे हैं, हम खुद करेंगे। तो केरला में एक्ट लेकर के आए हैं, चांसलर से ये पावर ले लो गवर्नर से, और कोई गलत भी नहीं है। जिस राज्य का गवर्नर आ जाए उस प्रदेश के प्रोफेसर वाइस चांसलर बनते हैं। हाँ, तो राज्यपाल जैसी बड़ी संस्था, महामहिम जिन्हें कहा जाता है, महामहिम तो लगवा लेते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो महामहिम वाले नहीं हैं। उनको जो फेथ लोगों में और जिस तरह के उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए वो नहीं करते। सरकार का बस चलता है तो उनको मर जाए जिसको उठा करके वाइस चांसलर बना देंगे। तो आखिर व्यवस्था क्या है? और अगर यही करना है, चांसलर को पावर ख़त्म करके अगर सरकार अपने पास ही लेना चाहती है और जब ट्रांसफ़र ही करती है, तो हमारा भी एसएम के कॉलेज ही तो था यार। आपको किसने कहा सौगंध दिलाए कि यूनिवर्सिटी दिलाओ हमको? अब टीचर्स को आराम से तनख्वाह मिलती, पेंशन मिलती, राजस्थान सरकार के नौकर होते, किसने कहा आपको यूनिवर्सिटी बनाओ? राजस्थान में देश की सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि जो विधानसभा ये पास कर रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है, उनको कोई कंसेप्ट नहीं है हाथ कर दे मराठा एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हाथ में भी बना लो। तो आपको यूनिवर्सिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनाने का। और मैं आपको कह रहा हूँ इस बात को, मैंने एज ए जज के बाद में एज ए वाइस चांसलर जनक जी ने ज़रूर कहा कि मैं 10 साल रहा, 10 साल नहीं, मेरे एक ही टर्म 5 साल रहा, लेकिन 5 साल की टर्म वहाँ पर है। और छोटी सी बात बीच में कह दूं, कभी मुझे कहा साहब यहाँ पे आरोप लगाया कि साहब फिर टर्म पूरा हो गया फिर भी अभी तक यहाँ से गए नहीं हैं। कुछ अच्छी तो किसी पत्रकार ने मुझे पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारे राजस्थान में तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो उसके साथ जेएनवी में तो नहीं होता है। नहीं आता है, एनएलयू को कोई अच्छी बात है तो आप भी सीखो, क्या बुरा है उसमें। वहाँ एक प्रोविज़न है जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है, आईआईटी उसमें है, कि भाई जब वाइस चांसलर की टर्म पूरी हो जाती है तो until the new vice chancellor regularly selected by the search committee and appointed, the same vice chancellor will continue. What is wrong into it? एक ड्यूली सेलेक्टेड वाइस चांसलर को हटा करके एक आईएएस ऑफिसर को कहेंगे तुम वाइस चांसलर हो, या दूसरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कहेंगे कि तुम वाइस चांसलर हो। तो गुड गवर्नेंस के लिए अगर वो वाइस चांसलर 2 महीने 4 महीने चल जाए, किसी वजह से डिले है, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन टू। ये भी एक बात है कि 3 साल की कोई टर्म होती है, कोई कलेक्टर थोड़ी है 3 साल का, उसकी एक प्लानिंग होती है यूनिवर्सिटी के लिए, उसको एक सारी होती है। तो अच्छी बात है 5 साल के, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 5 साल की टर्म है ये, तो क्यों नहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करती है। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि अगर चांसलर से पावर लेना ही है और 3 टाइम वाइस चांसलर रहे हुए प्रोफेसर साहब की कमेटी ने ये कह दिया कि हम अच्छा ला रहे हैं जिसमें इनके ट्रांसफ़र होते हैं, तो यार सीधा डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन के अंदर सीधी यूनिवर्सिटी को एक ही काइंड का लिया कि जितनी यूनिवर्सिटी है दे विल डीम टू बी द कॉलेजेस। हमारा वापस एसएम के कॉलेज कर दो, एक डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन, फिर तबादले करो, आरपीएससी से सिलेक्शन हो जाएंगे, रोज़ का झगड़ा ही ख़त्म है। तो एक शासन व्यवस्था, जब हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने एक बड़ी खरी सी बात कही है कि आप पहले अपने शिक्षा क्षेत्र में इसको देख लें कि क्या कोई अच्छी शासन व्यवस्था चल रही है। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो इस बात पर है कि शासन व्यवस्था, जब गुड गवर्नेंस की आप बात करते हैं तो न्यायपालिका उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रजातंत्र में अच्छी शासन व्यवस्था देने का काम, उसमें न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। ये संविधान बना और आप संविधान के आप पढ़ाते हैं और बताते हैं कि संविधान की क्या विशेषताएं हैं। उनमें एक पॉइंट ये कहते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी संविधान ने दिया है, और है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी करीब 14 साल हाई कोर्ट का जज रहा,
मुझे नहीं लगा कि कभी किसी तरह का प्रभाव हमारे पे था या किसी चीज़ में डर के या दबाव में काम किया हो। जो बात है वही कहते थे और अभी भी कहते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसको छोटे से एक दूसरे रूप में आप देखें। सबसे पहले 1973, क्योंकि एक बात है, भले डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या राजा की गवर्नमेंट हो, हर आदमी ये चाहता है कि उसके खिलाफ कोई फैसला ना आए। तो आप हम तो इसलिए जो भी शासक होता है वो चाहता है कि न्यायपालिका से उसको हमेशा नाराज़गी रहती है और शक रहता है, और छोटा लिटिगेंट ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो कि जज साहब को पटाओ। फैसला ऐसा होना चाहिए और ये बाद में अड़ंगे न डालें उनको। तो 3 फैसले हुए, गोलकनाथ का हुआ, प्री पेपर्स में हुआ, नेशनलाइजेशन का हुआ। तो उस समय की सरकार को ये बहुत बुरा लगा कि ये क्या न्यायपालिका है, ये कौन है जो हमारे इसके अंदर। उन्होंने कहा जजेस को ठीक करो। तो 1970 के अंदर जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 जजेस को सुपरसीड करके कि नहीं, ये 3 जज बेकार हैं, ये फैसले गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, इनको ये क्योंकि उनमें है, क्योंकि उन तीनों फैसले में A.N. रे ही थे जो सरकार का पक्ष लिया था। उन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया जज है, इनको बनाओ। फिर दूसरे फैसले आए, ADM जबलपुर वाला केस था और उसमें खन्ना माइनॉरिटी में थे। तो खन्ना साहब का जब CJI का नंबर आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो 77 में उनको सुपरसीड कर दिया। फिर कुछ हाई कोर्ट में जजेस बैठे हुए थे, पंचायती कर रहे थे, सरकार को नहीं समझ में आया। तो एक ओवन वोरा थे जिन्होंने संजय गांधी को सज़ा दे दी 2 साल की। तो उनका जब हाई कोर्ट में कन्फर्मेशन का आया कि इनको घर भेजो, उनको घर भेज दिया। कई सारे ट्रांसफ़र जजेस के कर दिए एज ए पनिशमेंट, कईयों को कंफर्म नहीं किया। तो हाउ डू यू से मैकाले रिस्पॉन्सिबल था क्या इसके लिए, या कोई फलाना रिस्पॉन्सिबल थे? कब इन अंग्रेज़ों की बातें बंद करोगे यार कि वो कर गए, क्या कर गया? आप खुद भी अपने आप को भी देखो, आपने क्या कर लिया 45 साल 75 साल में। आप अपने तो झाँको, उन पे क्यों झाँक रहे हो इतना सारा? तो सवाल ये था कि जिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो ये जब सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हुआ, ADM जबलपुर का केस था, जो हमारे यहाँ बहुत बड़े जज माने गए कि YV चंद्रचूड़ थे, PN भगत थे, हमारे यहाँ बड़ी उनकी आरती करते हैं। ऑर्डिनरी टाइम में जजेस सब अच्छे हैं, लेकिन जब चैलेंज होता है, जज हो या प्रोफेसर हो, कोई भी हो, जब चैलेंजिंग टाइम पे ईमानदारी रखता हो, जैसे रामेश्वर जी, हाँ आदरणीय रामेश्वर जी साहब हैं जो जुझारू और लड़ सके, उनमें दम चाहिए। वो जजेज ADM जबलपुर में कह दिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, गलत कानून था जो उनके इस लड़के ने अब सही किया अच्छे टाइम में। जब ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जजेस के जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसके अंदर आर्टिकल 124 या आर्टिकल 217 में है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जज अंडर द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सिग्नेचर इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस। है स्टेट में भी इसी तरह से चीफ जस्टिस और इनसे कंसल्टेशन वर्ड है। तो ये कहा गया कि साहब ये कंसल्टेशन को कंकरेंस समझना चाहिए। जब जज ने कह दिया तो सरकार इसको लाइटली नहीं ले सकती। लेकिन 81 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ये तो कंकरेंस तो कैसे कह सकते हैं, कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई रिकमेंडेशन कर दी तो वो सरकार पे बाध्य नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बात कि एक कॉलेजियम सिस्टम की बहुत बात होती है, और चूँकि जनक जी ने एक न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश को यहाँ बुलाने का खतरा लिया है, तो वो बात भी मैं कह दूँ कि कॉलेजियम के सिस्टम पे बहुत चर्चा हो रही है, और शायद आप में से करें तो छोटी सी बात मैं इसमें बता दूँ कि कॉलेजियम सबसे पहले 1993 में आया। तब एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने था, उन्होंने कहा सर ये
सरकार जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़त्म कर रही है, तो जजेस अपॉइंटमेंट के अंदर मिसयूज़ कर रही है, तो उसके ऊपर लंबी बहस हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जब जुडिशरी ने रिकमेंड किया, ये कोई भारत सरकार का डिपार्टमेंट नहीं, concurrence has to be read as a consent has to be consultation has to be read as a concurrence। किसी भी हालत के अंदर जब सुप्रीम उन्होंने कॉलेजियम बनाया, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और 4 जजेस साथ होंगे, वो मिलकर के अगर निर्णय ले लिया है, तो 2 चीज़ें उन्होंने कही कि भाई जहाँ तक मेरिट है, किस वकील की मेरिट क्या है, ये जज देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये कैसे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर देख के कहेगा। प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन का मतलब यह है कि पूरी सरकार और राजनीतिक पार्टी। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। इसके ऊपर उन्होंने कहा सरकार के पास फाइल जाती है, सरकार ये कह सकती है कि हाँ आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, आईबी से रिपोर्ट ली है, इनके बारे में इस तरह की गड़बड़ी बातें हैं, इनके चरित्र, ये ऐसे व्यक्ति नहीं हैं इनके चरित्र से जिनको न्यायाधीश का पद दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पास फाइल जाए तो हमें वापस भेजिए और लिख के बताइए कि इसमें क्या गड़बड़ है, हम अपने लेवल पे जांच करेंगे। और अगर उसके बाद हमने अगर उसको वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू साइन एंड साइन, नथिंग टू डू, जिसको कहते हैं साहब ये डॉटेड लाइन के सवाल। तो 2014 में जैसे ही सरकार दूसरी आई, ऐसा नहीं ये सरकार वो सरकार, पहले वाली सरकार कांग्रेस की थी, मैंने बताया किस तरह से मिसयूज़ किया, कैसे सुपरसीड किए। इसलिए ये सरकार हो या वो सरकार हो, जज अपनी पसंद का चाहिए, अपन आँख मारे और समझ जाए। तो वो एक एक्ट लेकर के आए, NJS एक्ट, नेशनल जुडिशल कमीशन बनाया। उसमें ये रखा कि चीफ जस्टिस, 2 जजेस, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और 2 नॉमिनेटेड जजेस। तो इसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा भाई आप जज भी हो, हम भी हैं, आप सब साथ बैठ के तय कर लेंगे। जजेस का टेम्परामेंट रहा है कि यदि प्रोफेसर्स के साथ डायस शेयर कर लें। मेरे को आज भी हेजिटेशन है, रिटायर हुए 16 साल हो गए हैं, नाउ आई एम 78। तो मैं आज भी कोई इनविटेशन हो जिसमें किसी पॉलिटिशियन के साथ अगर डायस शेयर करना हो तो मैं बहुत हेजिटेट होता हूँ। मैं गोल्फ खेलने जाता हूँ तो वहाँ पे जब कभी भी ट्रॉफी वगैरह में महाराज जी आते हैं तो उसमें नहीं जाता। ये एक जुडिशल नॉर्म्स हैं, जुडिशल डिसिप्लिन है। जजेस ने कहा कि हम कैसे पॉलिटिशियन के साथ बैठ कर के कोई फैसला करेंगे, ये एक गरिमा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। वी विल नॉट सिट विद द लॉ मिनिस्टर। अगर एक बार ये तय करना शुरू कर दिया लॉ मिनिस्टर और 2 उनके नॉमिनेट लोगों के साथ में कि जज किसे बनाएंगे, तो कल उनके साथ बैठ कर के हम फैसले भी करेंगे। तो इस 2015 में जब फैसला आया तो उसमें कहा इस बात को साफ तौर से कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसा केशवानंद भारती में कहा है, ये केस जो है डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस होती है, इसलिए उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर। अब फिर दिक्कत हो गई, फिर आजकल दिक्कत हुई। कोई कह रहे, किसी ने बहुत बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ, बड़े बड़े ऊंचे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति कहने लगे, पढ़ाया उनको कि देखिए संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान हम लोगों ने बनाया है। जब NJSE एक्ट हमने दोनों सदन ने, देश की जनता ने, बड़े इम्प्रेसिव आर्गूमेंट से थे,
हमने इसको बना दिया, तो ये न्यायपालिका कौन सी संस्था है जिसको स्टेक डाउन कर सकती है? क्या देश का बनाया हुआ कानून ये जजेस स्टेक डाउन कर देंगे? उन्होंने कहा ऐसा संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं कहीं मिलेगी। मेरे को तो बात समझ में नहीं आई। संविधान का आर्टिकल 13(2) कहता है, जिसमें कहा द स्टेट विल नॉट मेक एनी लॉ which takes away the or abridges the right conferred under Part 3 of the Constitution, and that part of the law which contravenes the fundamental right shall be void. इस पे बहस हो चुकी है। ये संविधान ने खुद ने कहा है, उन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा है कि अगर किसी वजह से मेजिटोरियन गवर्नमेंट अगर आ जाए और कोई कानून बना दे, तो एक सेफ्टी वॉल उस पर रखा कि नहीं, उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, और सर्वोच्च न्यायालय को यही अधिकार दिया कि वो उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं अगर ऐसा कोई मालूम रहा है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे यहाँ ही नहीं चुके, उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। अब आप सब प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, मैकावली की जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर की, उसके अंदर जो है अमेरिका में थे लिया गया। अमेरिकन कांग्रेस ने कई कानून बनाए, कई देशों में ऐसे कानून है, ये कह देने से कि दुनिया में कहीं नहीं कह के चले गए। लेकिन अगर आपकी क्लास में हो, आप सब बैठे हुए हो, तो किताब पढ़ के बता दो, या कोर्ट में हो तो बता दें कि ये कानून पढ़ लो। कांग्रेस के बनाए हुए 50 कानून को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा, लेकिन मैंने ये कुछ इलस्ट्रेशन दिए हैं जो आप 2-3 रोज़ में यहाँ 2 रोज़ में आप करेंगे। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, और मैंने ये 3 ही लिए। बहुत सारी शक्यों की शासन व्यवस्था का प्रजातंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा दायरा है, और इसके ऊपर बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है। तो मेरे को जो आज मौका दिया यहाँ पे आने का, और रिटायर्ड लोगों को तो कम ही बुलाते हैं, तो फिर भी हमको बुलाया, तो जो भी मुझे लगा मैंने आपके सामने बात कही। आप सब विद्वान लोग हैं। मैं डॉक्टर जनक जी को, उनकी पूरी टीम को, डॉक्टर अंबेडकर जी को, उनकी संस्था को, डॉक्टर IAS सोडी साहब को बहुत बहुत बधाई, और मैं सोचता हूँ कि बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन होंगे, और ये संस्था और ये आगे बहुत बढ़ेगी, और मैं बहुत ही शुभकामनाएं आपको इसी सफर के। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words of wisdom, for stimulating our grey cells with such important ideas, issues of administration, governance, and education. Thank you so much, sir. Moving on, I would like to invite Professor Srinivas Pati, Mizoram Central University, Aizawl, Mizoram, to please share his words of wisdom with us. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman, and guests and friends on both sides of the dais. I have borrowed 60 seconds, so I will try to confine my words into 60 seconds. So first of all, I express my heartfelt gratitude to the organizers and jury for choosing me. Some say today I am the senior most professor of public administration in the country, but today after getting this award, I think I am the junior most student of public administration starting a new journey today. And another word, the name of the award is N.R. Inamdar Award for Excellence in Public Administration. I make it 2 parts. Who was late lamented N.R. Inamdar? I quote